बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम फार्माकोलॉजी के हवाले से बात कर रहे थे। कल का हमारा जो डिस्कशन चल रहा था फार्माकोलॉजी की, वो ड्रग्स नारकोटिक्स पे हम बात कर रहे थे कि नारकोटिक्स क्या चीज़ है, नारकोटिक्स किस तरह आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है और किस तरह ये आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ आपकी बॉडी को लेके जा रहा है। कौन? नारकोटिक्स। तो नारकोटिक्स की क्लास में जब हम बात कर रहे थे, कल हमने उसका एक केमिकल डिस्कस किया था जिसको मॉर्फिन कहते हैं। तो मॉर्फिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, उसके थेराप्यूटिक एक्शंस और उसकी कंट्राइंडिकेशंस पे हमने कल बात की थी। आज हम जस्ट मॉर्फिन पे जब हम बात करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मॉर्फिन के जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी पे, मॉर्फिन की एडिक्शन है जो आपकी बॉडी पे, उस पे बात करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट आपके जो नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स हैं जिसमें आपके पास एस्पिरिन है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे बात करेंगे। तो जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम इसकी टॉक्सिसिटी पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम एडिक्शन की बात करते हैं। तो जो रिपीटेड यूज़ ऑफ मॉर्फिन है वो एडिक्शन काज करता है रैपिड, तेज़ी से। ठीक है, अगर मॉर्फिन प्रोवाइड करता है विड्रॉल सिम्टम्स जो अकर करते हैं और वेरी प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में, आपके लिम्स में, आपके मसल्स, आपके डायरिया, स्नीजिंग में प्रोड्यूस होते हैं। अगर मॉर्फिन या उसका कोई सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं दिया जा रहा कंडीशनली, तो ये फेटल आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो मेथोडीन है इज़ यूज एज एडजंक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ मॉर्फिन एडिक्शन। मेथोडीन यूज़ होती है मॉर्फिन की जो एडिक्शन उसको मैनेज करने के लिए। मॉर्फिन जो है कोई एगोनिस्ट उसमें नहीं है, इट हैज़ नो एगोनिस्ट एक्टिविटी और इट डिस्प्लेसेस मॉर्फिन फ्रॉम ऑल रिसेप्टर्स, रिवर्सेस ऑल ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन। जो इसका इफेक्ट है इमीडिएट इफेक्ट है 3 to 5 मिनट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 30 to 45 मिनट्स है। मस्ट बी रिजेक्टेड ऑफन। ठीक है, जब हम बात करते हैं समटाइम जो मॉर्फिन है आफ्टर सिंगल डोज के मॉर्फिन देयर मे बी एक्सेसिव एक्साइटमेंट हो रही होती है, मे बी डिस्पनिया, मे बी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और स्किन रैशेज की तरफ आपकी ये मॉर्फिन लेके जा रहा है। तो इसके ये एडिक्शन में हमने इसकी डिस्कशन में आपको बताया। तो मॉर्फिन की जब हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं तो मॉर्फिन में जब हम एडिक्शन की बात की, आपको सिंगल डोज में जब आपको एक्साइटमेंट की बात की, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की तरफ जाती, इसी तरह मॉर्फिन पॉइजनिंग भी होती है। मॉर्फिन पॉइजनिंग क्या है? एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग, क्लिनिकल ओवरडोज, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन एडिक्ट्स। ठीक है, जो क्लिनिकल ओवरडोज हो जाती है मॉर्फिन, देखिए दो तरह की मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो रही है। एक तो है कि क्लिनिकली आपने इसका ज़्यादा डोज ले लिया और दूसरा ये है कि एक्सीडेंटली जो एडिक्ट हैं, जो इसको यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो इसको एक्सीडेंटली इसका अगर खुदा न खास उससे ज़्यादा हो गया तो उसमें 30 mg टॉक्सिक थ्रेशोल्ड है और 120 mg लिथल थ्रेशोल्ड है। मतलब टॉक्सिक में ये है कि बेयरेबल है, रिकवरेबल है, लेकिन लिथल में ये खुदा न खास्ता वो उसकी तरफ लेके जाता है। तो इसमें पिन पॉइंट पीपल्स जो हैं वो आपके डायलेट करते हैं, डीप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है और ये कोमा की तरफ आपकी बॉडी को लेके जा रहा है। तो इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा और आपका पीपल्स के साइज पे इसका इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें इसकी ट्रीटमेंट में जब हम बात करते हैं, एस्टेब्लिश पेटेंट एयरवेज, एडिक्वेट वेंटिलेशन और आपका नैलोक्सोन IV इंजेक्शन। तो इसमें आप इसकी ट्रीटमेंट में जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो एस्टेब्लिश कर रहा है ये एस्टेब्लिश अगर हम करते हैं एयरवेज तो इससे इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में। और अगर वेंटिलेशन बढ़ा दी जाए जिधर पेशेंट है तो उसकी वेंटिलेशन से भी, ये दो ऐसी चीज़ें जो हम आम घर में भी बैठ के कर सकते हैं। तो इस तरीके से आम मॉर्फिन की जो पॉइजनिंग उसको ओवरकम किया जा सकता है। और इसके साथ मेडिकली नैलोक्सोन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो मॉर्फिन की जो पॉइजनिंग जब बात करें, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी इसमें हो रहा है, हिपोक्सिया, प्रोफाउंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, कोमा और हाइपोटेंशन, पिन पॉइंट पीपल्स। ठीक है, तो इसमें एंटागोनिस्ट जब हम बात करें नैलोक्सोन 0.4 mg IV इसको दे सकते हैं 2 to 3 मिनट, प्योर एंटा कॉम्पिटिटिव ऑल रिसेप्टर्स के, वेंटिलेटर सपोर्ट और नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जब हम बात करें जो इसको लार्ज डोज दी जाती है एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग जब बात करते हैं तो जो पर्सन है वो अनकॉन्शियसनेस का शिकार हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सेस और डिप्रेस हो जाते हैं, रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है, शैलो हो जाती है। ठीक है, तो ये साइनोसिस, कोल्ड और कालमी स्किन जो है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, पीपल इज
पिन पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं तो ये मॉर्फिन की उस कंडीशंस को शो कर रही हैं कि जब पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें क्या होता है। तो जब हम ट्रीटमेंट बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें रिमूव करना चाहिए पॉइजन स्टोमिक से। तो क्या वो किस तरह होगा? आम सिंपल आप लोग इस तरह जानते हैं कि गैस्ट्रिक लिवाज का ट्रीटमेंट हम करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक लिवाज के बाद इसमें पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के साथ गैस्ट्रिक लिवाज किया जाता है, पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन के साथ। तो रेस्पिरेटरी फंक्शन में जब हम बात करें इंश्योर करते हैं क्लियर एयरवे, ठीक है, क्लियर एयरवे इंश्योर करते हैं और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम इसके साथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का फिनोमेना हम दे रहे होते हैं, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। और इसमें अगर हाइपोटेंशन की बात करते हैं, हाइपोटेंशन में रेज बेड फीट, ठीक है। तो इसमें पेशेंट हेड जो है शुड बी डाउनवर्ड, जो खुदा ना खासा इसकी पॉइजनिंग हो रही है हाइपोटेंशन, इसका अगर ब्लड प्रेशर को नीचे लाना चाह रहे हैं तो अगर पेशेंट को उल्टा लिटा देंगे, उल्टा खड़ा कर देंगे तो उसमें इसमें इफेक्ट में कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसमें जब हम बात करते हैं हाइपोथर्मिया, तो कवर द पेशेंट विद ब्लैंकेट्स। हाइपोथर्मिया अगर खुदा ना खास्ता तो अगर किसी पॉइजनिंग हो रही है तो ट्रीटमेंट में जब हम बात करते हैं तो उसको पेशेंट को आप कवर करते हैं इसके साथ ब्लैंकेट के साथ, तो ये भी उसको ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा आसान है। जो स्पेसिफिक एंटीडॉट यूज़ हो रहे हैं मॉर्फिन की, नारकोटिक एंटागोनिस्ट नैलोक्सोन जो है ये बेस्ट है, बेहतरीन, जैसा हमने स्लाइड्स में बात कर रहे थे, डोज में बात की है। ये आईवी दिया जाता है, आईवी इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। नोट्सों के हवाले से इसको 0.8 to 2 mg तक दिया जाता है, वैसे मेनली 0.4 का भी होता है, लेकिन आप इसको 0.4 से 2 mg तक इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको रिपीटेड दिया जाता है अगर रिक्वायर्ड हो, ज़रूरी हो। तो इसके रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ ऑफ कोमा के अकॉर्डिंग इसका हम ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये मतलब इसकी पॉइजनिंग के हवाले से, मॉर्फिन की पॉइजनिंग के हवाले से हमारी डिस्कशन थी कि अगर खुदा ना खास्ता मॉर्फिन हो जाती है तो मॉर्फिन की पॉइजनिंग को आप घर बैठ के भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। नो डाउट मेडिसिन तो ज़रूरी है ना, मेडिसिन के बगैर तो इसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसको देखते हुए आप गैस्ट्रिक लिवाज तो आप मेडिकली आपको करवाना पड़ेगा ना, लेकिन अगर आप इसको एयरवेज वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को उल्टा कर देते हैं या कवर कर देते हैं इसमें ब्लैंकेट वगैरह में, तो ये चीज़ें भी हेल्पफुल होती हैं मॉर्फिन की पॉइजनिंग को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा इसमें मॉर्फिन की जो डिस्कशन है वो वाइंड अप हो रही है। तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अपनी एस्प्रिन की तरफ। एस्प्रिन में हमने एस्प्रिन के हवाले जो बात करें, एस्प्रिन आपने मेरा ख्याल है मैंने ज़िंदगी में जब अपनी आँख खोली तो सबसे पहले मैंने जिस दवाई का नाम सुना है वो एस्प्रिन ही उसका साल था, जिसको डिस्प्रिन कहते हैं, ठीक है। एस्प्रिन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनर्जेटिक एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट, ठीक है। हर घर में बोल के लोग पी जा रहे हैं, हर घर में इसका ये हरफ आम में मशहूर होती है, ठीक है, आपके गली मोहल्लों में। तो ये सिंथेटिक ड्रग है, ये किस चीज़ से बनती है? सैलिसाइलिक एसिड से बनती है, और ये इसकी क्लास कौन सी है? NSA ड्रग्स। देखिए जब हम क्लास अभी पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि एस्प्रिन किस क्लास की है, तो नॉन स्टेरॉइडल की है। आपकी मॉर्फिन किस क्लास की? वो स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आपकी ओपॉइड है, ठीक है, जबकि ये नॉन नारकोटिक आपकी ड्रग है। तो ये सिंथेसाइज्ड ड्रग है, ये नेचुरल ड्रग नहीं है। जो एस्प्रिन है ये सिंथेसाइज है, मार्केट की लैब की बनी आपकी केमिकल है। तो ये क्या है, किससे बनता है? सैलिसाइलिक एसिड से बना हुआ। कौन? मॉर्फिन। तो इसका अभी देखिए हम एनर्जेटिक की बात करें, लेकिन मॉर्फिन आल्सो एक्ट एज एन एंटीपायरेटिक इफेक्ट, ठीक है। अभी हम जाके इसकी ये बात भी करेंगे। तो इसका एस्प्रिन जो है ये वाइडली यूज्ड एज पेन किलर एंड लो बॉडी टेम्परेचर। ये लोअर बॉडी, देखिए बॉडी टेम्परेचर जब बात करें तो पायरेटिक एक्टिविटी बॉडी टेम्परेचर की तरफ ही आ रही है ना। तो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एस्प्रिन टैबलेट इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, उसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। एस्प्रिन पासिस अनचेंज थ्रू द एसिडिक कंडीशन इन द स्टमक बट इज हाइड्रोलाइज्ड टू एथोनेट आयंस एंड सैलिसाइलेट आयंस बाय द अल्कलाइन जूसेस इन द इंटेस्टाइन। ओवरडोज ऑफ एस्प्रिन मे कॉज डेथ। अगर खुदा न खास्ता देखिए ओवरडोज तो किसी भी चीज़ की है तो वो खुदा न खास्ता डेथ की तरफ लेके जा रहे हैं। इसमें बायर का हमने एस्प्रिन आपकी एक साथ पिक्चर से आपको एलेबरेट भी किया हुआ है एस्प्रिन के उसके हवाले से। तो एस्प्रिन के अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करें, इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, एस्प्रिन एज एन एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक इफेक्ट किस तरह? बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करके आपकी जो एस्प्रिन है उसको आप एज अ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसके शो कर सकते हैं। जो एस्प्रिन है वो ब्लॉक करती है एंजाइम्स को, COX-1 एंड COX-2 को, साइक्लोऑक्सीजिनेज,
साइक्लोहेक्सिन COX-1 एंड COX-2 एंजाइम साइक्लोहेक्सिन एंजाइम है उसको आपके एस्प्रिन इनहिबिट करती है। जैसे अपनी स्लाइड के हवाले से एस्प्रिन जब हम बता रहे हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एनर्जेसिक, एंटी प्लेटलेट एक्शन इसके हैं। ये जो एक्शन है तो एबिलिटी टू इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिस, आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिस है उसको जब इनहिबिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका साइक्लोऑक्सीजनेज जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं एस्प्रिन इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजनेज टू ब्लॉक प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को हम ब्लॉक करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें साइक्लोऑक्सीजनेज जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन का बायस बनते हैं उसको हमें ब्लॉक करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ से कंसेप्ट मिलता है कि एस्प्रिन किस तरह एज अ एनर्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्किंग कर रही है। तो किस तरह कर रही है, सबसे पहले साइक्लो, जिसको COX-1 एंड COX-2 एब्रीवेटेड ज़बान में बोला जाता है, जिसको साइक्लोऑक्सीजनेज कहते हैं, उसको इनहिबिट करती है। उसको इनहिबिट करती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होता है आपका, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिटाइज करता है आपके पेन रिसेप्टर को। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन कैन सेंसिटाइज पेन रिसेप्टर टू सब्सटेंसेस सच एज ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, और रिडक्शन इन प्रोस्टाग्लैंडिन रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन पेन। जब आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, अब यहाँ आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आपके पेन को ख़त्म करता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन पेन को ख़त्म करेगा तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका पेन कम होगा। अगर आपका पेन कम होगा तो आप एस्प्रिन आपके लिए इफेक्टिव होगी। तो यहाँ आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि एस्प्रिन एज अ एनर्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी तीन किस्म की वर्किंग शो कर रही है। ये अपनी तीन किस्म की वर्किंग किस तरह शो करती है, ये इस तरह से करती है कि आप सबसे पहले साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है। साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है इसने तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट तो पेन ख़त्म, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से आपको पेन हो रहा है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट किया जा रहा है तो इससे आपका पेन मिनिमाइज हो रहा है। पेन आपका जो पेन है वो आपका पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पेन को सेंसिटाइज करता है। ठीक है, तो इससे हम आगे जब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन पे, तो देखें अरेकिडोनिक एसिड है जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करता है। जब साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिट हो रहे हैं तो आपका अरेकिडोनिक से प्रोस्टाग्लैंडिन तक ही नहीं पहुंच रहा, तो आपकी जो है आपके प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो इससे ये है कि आपका प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोथ्रोम्बोक्सोन जो है आपकी प्लेटेड एग्रीगेशन और प्लेटेड इनहिबिशन काज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मॉर्फिन के हवाले से हमारी यहाँ तक की डिस्कशन थी किस तरह आपकी बॉडी में। तो अगर आप अपने कंसेप्ट के हवाले से अपने हरफ़ आम में बात करें तो मॉर्फिन क्या करता है, वो COX-1 COX-2 साइक्लोऑक्सीजनेज जो क्लास है वो उसको इनहिबिट करता है। साइक्लोऑक्सीजनेज क्लास जब आपकी इनहिबिट हो जाती है तो इससे ये फ़ायदा पड़ता है कि आपका जो आपकी जो उसमें स्कीम है कि इसमें आपका साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा तो आपका पेन खत्म हो गया। ठीक है, तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो एस्प्रिन ये अब्जॉर्ब होती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन अचीव होती है इन 1 to 2 आवर्स इन प्लाज्मा। एस्प्रिन की जो कंसंट्रेशन है 1 to 2 1 से 2 घंटे में प्लाज्मा में अचीव की जाती है। ये मेनली इसकी ओरल अब्जॉर्प्शन है एस्प्रिन की, लेकिन इसकी जो मेटाबॉलिज्म है प्लाज्मा में, लिवर में, आरबीसीज में और आपकी साइनोवियल फ्लूइड में, आपकी जो एस्प्रिन है इसकी मेटाबॉलिज्म आपके प्लाज्मा में, आपके लिवर में, आपके आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स और आपके साइनोवियल फ्लूइड में हो रही है। जो इसकी बायो ट्रांसफॉर्म है ये लिवर में बायो ट्रांसफॉर्म हो रही है और एज सैलिसाइलिक एसिड एंड सैलिसाइल एसाइल ग्लूकुरोनाइड में आपकी जो एस्प्रिन है वो बायो ट्रांसफ़र होती है। इसकी अपने दो केमिकल्स में बायो ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो किस किस में हो रहा है, सैलिसाइलिक एसिड एंड सैलिसाइल ग्लाइकोरोनाइड्स। ठीक है, ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ये प्रोड्यूस करती है, ये एक्सक्रीट हो रही है यूरिन में। ठीक है, और कुछ जो फ्री ड्रग्स हैं ये आल्सो इसमें यूरिन में एक्सक्रीट हो रही हैं। क्योंकि अब यहाँ तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ये आई कि आपकी जो एस्प्रिन है ये अब्जॉर्ब होती है स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसकी पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी है, लिमिटिंग फैक्टर है इन अब्जॉर्प्शन में। तो माइक्रोफाइनिंग ड्रग पार्टिकल्स एंड इंक्लूजन ऑफ एन अल्कलाई सॉल्युबिलिटी इज मोर एट हायर pH, enhance absorption. Aspirin rapidly deacetylated in the gut wall, liver, plasma and other tissues to release salicylic acid, which is the major circulation and active form. ठीक है, it slowly enter brain but freely cross placenta. The metabolites are excreted by glomerular filtration as well as tubular secretion. जो metabolites हैं excrete हो रहे हैं यूरिन से as well as tubular secretion से। तो इसमें यहाँ तक आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मॉर्फिन जो कि एस्प्रिन है ये ओरली दी जा रही है। ठीक है,
ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी, और इसकी जो कंसंट्रेशन अचीव हो रही है ये 1 to 2 आवर में प्लाज्मा में अचीव हो जाती है इसकी, ठीक है। उसमें ये अपने प्लाज्मा में, लीवर में, आरबीसी और आपके स्नायुल फ्लूइड में ये मेटाबॉलाइट होती है। ये एस्प्रिन बायो ट्रांसफ़र हो जाती है अपने मेटाबॉलाइट्स में। उसमें ये दो जो मेटाबॉलाइट्स हम आपको बता रहे हैं ये इसके एक्टिव मेटाबॉलाइट्स हैं, तो इनकी जो एक्सक्रीशन होती है वो यूरिन के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें अब हम नेक्स्ट इसकी देखते हैं, इसकी फार्माकोलॉजी देखें, जिसे हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि एज एन एनर्जेसिक, एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज एन एंटीपायरेटिक, एज एन एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो इसकी 4 इफेक्ट हैं, उसको अगर हम आपको उनके अलग अलग मैकेनिज्म बात करें तो किस तरह उन पर इफेक्ट कर रहा है। एनर्जेसिक में जब हम बात करते हैं सेंट्रल एंड पेरिफेरल इनहिबिशन ऑफ कॉक्स एंजाइम, इंटरफेरेंस विद कैल्शियम मेडिएटेड इंट्रासेलुलर इवेंट्स, कैल्शियम के जो इंट्रासेलुलर इवेंट्स हो रहे हैं, कैल्शियम का आना जाना हो रहा है, उसके साथ इंटरफेयर करके आप कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट, जिससे आप एज एन एनाल्जेसिक पेन को रिलीवर, एज अ पेन रिलीवर यूज होता है, ठीक है। तो एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर ऐसा हो रहा है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 इनहिबिशन हो रही है, जिससे डिक्रीज हो रहा है आपका कीमोटैक्सिस डिक्रीज हो रहा है, जिससे आपका इंटरल्यूकिन 1 एंड फ्री रेडिकल्स आपके डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपके क्योंकि इंटरल्यूकिन 1 जो और फ्री रेडिकल्स इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, तो ये देखें उसमें भी कॉक्स इनहिबिशन हो रही है। इसमें आप जब वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन की बात हो रही है, यहाँ कीमोटॉक्सिस की बात हो रही है, इंटरल्यूकिन डिक्रीज करने की बात हो रही है। जब आपके एस्प्रिन ये तीनों चारों चीज़ों को डिक्रीज कर देती है तो वो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करती है। इसी तरह एज एंटीपायरेटिक में, तो वो एंटीपायरेटिक में सिंपल उसको कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ता है, जबकि एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन में एसिटाइलेशन ऑफ साइंस रेसिड्यू ऑफ कॉक्स एंजाइम, उनकी एसिटाइलेशन वो एसिटाइल हो जाते हैं, जिससे सेंट्रल ब्लॉकेज ऑफ इंटरल्यूकिन 1 भी हो रहा है। इस तरह ये एज है, जैसे हमने पीछे आपको स्लाइड में भी दिखाया है किस तरह ये आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन में आपका इसका इफेक्ट शो देख रहे हैं। तो इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो मॉर्फिन जो है ये सबसे पहले एज एनर्जेसिक इफेक्ट इसका शो है। प्रोस्टाग्लैंडिन आर इन्वॉल्व इन पेन प्रोडक्शन एंड एस्प्रिन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, सो एस्प्रिन एक्ट एज एनर्जेसिक इन माइल्ड टू मॉडरेट पेन। तो ये आपका इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे जब बात करते हैं तो सिंपल चीज़ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है, एनर्जेसिक एक्शन है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल पे, ठीक है। एंटीपायरेटिक इफेक्ट है, ठीक है। तो किस तरह एंटीपायरेटिक आ रहा है, एंटीपायरेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रहा है, किस तरह इनहिबिट कर रहा है, तो एस्प्रिन डिक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर को। तो एंटीपायरेटिक में जब आप लिखेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, तो एस्प्रिन क्या करता है, डिक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर को। अगर तो आपका जो फीवर है वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एस्प्रिन और एज एंटीपायरेटिक मतलब वो नोन नहीं है, वो एक उसमें आप इसको कोई रिटर्न फॉर्म में आपको नहीं मिल रहा। तो ये जो इफ देयर इज फीवर एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एस्प्रिन एज एंटीपायरेटिक इज नॉट नोन, एज प्रोस्टाग्लैंडिन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फीवर, सो एस्प्रिन ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज फीवर। तो यहाँ आपको इस चीज़ की समझ आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एस्प्रिन जो है वो डायरेक्टली एंटीपायरेटिक इफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन जो अगर वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को डिस्टर्ब करते हैं तो आप एस्प्रिन दे रहे हैं, तो एस्प्रिन ने प्रोस्टाग्लैंडिन को डिक्रीज कर देना है, इनहिबिट कर देना है, ब्लॉक कर देना है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो गए तो आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी सेंसिटाइज होगा, बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका जो आपकी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनर्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट एक्टिविटी शो कर रहा है। ऐसी ही एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आपके एस्प्रिन एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एंड एसिड बेस बैलेंस में बात। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एस्प्रिन स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, क्या करती है, स्टिमुलेट करती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो अगर तो आप इसमें ऑर्डिनरी डोज ले रहे हैं तो लिटल इफेक्ट आ रहा है, अगर लार्ज डोज ले रहे हैं तो जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो अगर आप उसको हाई डोज दे रहे हैं तो रेस्पिरेशन डिप्रेशन हो जाती है, ज़्यादा कर रहा है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आप इसको रेनल इफेक्ट पे बात करते हैं एस्प्रिन की, तो ये रेनल में ये सोडियम वाटर रिटेंशन काज करती है आपकी, सोडियम वाटर रिटेंशन एज ए सोडियम वाटर रिटेंशन। तो अगर हम प्लेटलेट्स के हवाले से बात करते हैं तो एस्प्रिन जो है वो इनहिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, इंक्रीज करती है ब्लीडिंग टाइम को, ठीक है।
मैं पीछे स्लाइड में भी आपको बताया है कि एस्प्रिन जो है वो इनहिबिट कर रही है आपकी प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन। देखें प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो रही जब आपका साइक्लोऑक्सीजनेज को देखें, ये माइनस का जो निशान आ रहा है ये साइक्लोऑक्सीजनेज सामने, तो वो इनहिबिट हो रहे हैं, वो इनहिबिट हो रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो रहा है तो ये आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होती है, जो आपके प्लेटलेट्स है वो उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, ठीक, जिससे आपका ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, ब्लीडिंग टाइम इससे आपका बढ़ जाता है। तो जीआईटी के हवाले से अगर बात करें तो एस्प्रिन जीआईटी इरिटेशन एंड ब्लीडिंग जब होती है तो रिपीटेडली इसको वो ट्रीट करनी चाहिए एस्प्रिन जो आपकी फार्माकोलॉजिकली। तो इसको अगर हम बात करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट पेन में, तो इसमें आपके पास हेडिक और टूथिक बैकेट अर्थराइटिस और डेमोरिया, फीवर, गाउट और अर्थराइटिस, ये अनस्टेबल है एंजाइना में आपकी एस्प्रिन जो है। रिमेटाइड अर्थराइटिस अदर इन्फ्लेमेटरी जॉइंट कंडीशन में भी ये यूज़ हो रही है, कौन सी आपकी मॉर्फिन। तो अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट पे बात करते हैं मॉर्फिन पे, तो मॉर्फिन के एडवर्स इफेक्ट में जब हम बात करते हैं तो इसमें जीआईटी में जब बात करते हैं तो गैस्ट्राइटिस और जीआईटी ब्लीडिंग और वोमिटिंग काज करती है कौन, एस्प्रिन। नाजिया, वोमिटिंग, ब्लीडिंग, अल्सरेशन, आपके ये अल्सर वगैरह जो होते हैं तो इसकी रीज़न मॉर्फिन जाके बनती है। तो ब्लड में प्रोथ्रम्बन डिक्रीज़ करती है, प्रोथ्रम्बन लेवल जो है एडवर्स इफेक्ट में ये प्रोथ्रम्बन लेवल कम होगा तो आपका ब्लीडिंग टाइम भी कम हो जाएगा। तो अगर हम इसकी लिवर पे बात करते हैं तो लिवर में ये हेपेटाइटिस काज करती है, आपकी हेपेटाइटिस। एलर्जिक रिएक्शन में ये आपके पास स्किन रैशेस, यूट्रिकेरिया और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन काज कर रही है। जबकि आपकी सैलिसाइलिज्म में जब एस्प्रिन दी जा रही है लार्ज डोज में तो ये सैलिसाइलिज्म काज है। देयर इज टाइनाइटिस, आपके कानों का बजना, वर्टिगो, आपको चक्कर आना, हर्टिंग, आपका हर्ट, दिल का कांपना, हेडेक, कन्फ्यूजन, ड्रोसीनेस, स्वेटिंग एंड थ्रस्ट, आपको प्यास, ये सारी चीज़ें जो है सैलिसाइलिज्म में आती हैं। कानों का बजना, जैसे कान री करते रहते हैं, चक्कर आना, ठीक है, आपके सर में दर्द होना, प्यास लगना, पसीना आना, ये सारी चीज़ें आपकी एस्प्रिन की वजह से, एस्प्रिन के इफेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इसमें जब इसके हम ट्रीटमेंट में बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हम इसकी एस्प्रिन के जब हवाले से बात करते हैं तो सैलिसाइलिज्म के ट्रीटमेंट के लिए हम इंक्लूड करते हैं गैस्ट्रिक लिवाज एंड यूरिन अल्कलाइनेजेशन। इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक लिवाज और यूरिन अल्कलाइनेजेशन के अलावा आप सैलिसाइलिज्म को ट्रीट नहीं कर सकते, तो क्योंकि देखें एक कंसेप्ट है मेन कि सैलिसाइलिज्म क्यों हो रहा है। सैलिसाइलिज्म इसलिए हो रहा है कि जब आप ओवरडोज ले रहे हैं, ओवरडोज किसी भी चीज़ की ओवरडोज अगर आप इस्तेमाल करें उसका सबसे पहले तरीका, अगर आप सबसे पहले तरीका गैस्ट्रिक लिवाज, देखें आपने घर में देखा होगा, हर घर में ऐसे केसेस हो चुके हैं कि कोई बच्चा कोई ना कोई दवाई खा जाता है। अगर बच्चा कोई ना कोई दवाई खाए तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये होता है कि सबसे पहले हम इसके पेट से दवाई निकले, गैस्ट्रिक लिवाज करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सैलिसाइलिज्म का भी जो मेन इफेक्ट है वो अलग, क्योंकि देखिए इसमें हमने काफ़ी सारी इसकी कंडीशन आपको बता दी हैं। आपको प्यास लग रही है, आप पसीना आ रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए, आपके सर में दर्द है, ठीक है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी कानों में री, ये सारे इसकी वजह से हो रहे हैं। तो जब ये हम इसको गैस्ट्रिक लिवाज की तरफ लेके जाते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डोज पे बात करते हैं एज एनर्जेटिक और फीवर को ट्रीट करने के लिए तो 300 to 600 सिंगल डोज एवरी 4 आवर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। किसकी, एस्प्रिन की। 300 से 400, 300 से 600 तक हम इसकी डोज इस्तेमाल कर रहे हैं एस्प्रिन की हर 4 घंटे को, एवरी 4 आवर। मीन टू से आप कह सकते हैं कि अगर आपको इसको दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको 6 बार इस्तेमाल, 4 घंटे बाद कर रहे हैं तो आपको 6 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 300 से 600 mg। और जबकि ये इसकी है एंटी पायरेटिक और एनर्जेटिक एक्टिविटी, जबकि अगर आप इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी में यूज़ करते हैं तो 4 ग्राम डेली 3 दफ़ा आप ले सकते हैं इसको, 4 ग्राम डेली इन 3 डिवाइडेड डोजेस। अगर आप 4 ग्राम लेंगे तो उसको आप 3 डिवाइडेड डोज में आपको इसको लेना होगा। तो ये ऑलमोस्ट आपका 1.3 ग्राम के आप इसको ले सकते हैं एक टाइम में। जो प्रिपरेशन हो रही है एस्प्रिन की टैबलेट की 300 mg और सॉल्युबल एस्प्रिन टैबलेट जो है वो 30 इसमें आ रहा है। तो यहाँ तक कि हमारी एस्प्रिन की सारी, उसमें एस्प्रिन के इफेक्ट्स, उसमें उसके डिसएडवांटेजेस, उसके एडवर्स इफेक्ट्स और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हमने इसकी बात की। तो यहाँ तक हमने इस क्लास में हम नेक्स्ट कल इंशाल्लाह आपके एनर्जेटिक एक्टिविटी के हवाले से पैरास्टामोल पे बात करेंगे, पैरास्टामोल और आपकी एपिलेप्सी पे बात करेंगे, ठीक है। पैरास्टामोल
इसमें ये देखें, एक चीज़ आप अपने लिए अपने पास क्लियर कर लें कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के सुनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम अगर बैठ के पढ़ दें और आप इसको सुन लें। मकसद इसका ये है कि आप लोग इसको तवज्जो के साथ सुनें, ठीक है, आप लोग इसको पॉइंट आउट करें। एक तो इसकी आप देखें चीज़ें मिलती जुलती हैं, तमाम केमिकल्स के डाइवर्स इफेक्ट्स हैं, तमाम जो मैकेनिज्म फिक्शन है, तो ये मैकेनिज्म एक्शन भी आपस में थोड़ा बहुत मतलब आप अगर अंडरस्टैंडिंग ले लें तो आप इसमें से अपने कंसेप्ट को काफ़ी क्लियर कर सकते हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से हासिल कर सकते हैं। आप एडवर्स इफेक्ट में बात कर रहे हैं, जब ओवरडोज में किसका क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो ये चीज़ अगर आप तवज्जो से करें, मतलब मैं इस वक्त आपको ये एडवाइस करना चाह रहा हूँ, आप आंखें बंद करके रट्टा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेके अगर आप याद करेंगे तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदामंद साबित होंगी। तो आप इन लेक्चर्स को गौर से तवज्जो से सुनें, ठीक है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप इसको पॉइंट आउट करें ताकि आपको उसका आंसर किया जाए जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको तवज्जो से सुनेंगे और आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें।